हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यूज ऑन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. या इसका मतलब है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में वो कौन सा टाइप है जो मोस्ट कॉमन है. अब ये सारा हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया है. अगर आपने कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा तो पहले आप वहाँ से जाकर उसको स्टडी करें और बाद में जब आप एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा. सो ऑप्शन है हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया एंड पल्मोनरी एट्रेजिया. सो मोस्टली यहाँ पर जो भी डिजीज़ है वो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में आ रही हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सी है? ए, tetralogy of Fallot is the most common cyanotic congenital heart defect. Next है, a child with tetralogy of Fallot presents with cyanosis, clubbing and a harsh systolic ejection murmur. Then what is the characteristic features of TOF? या फिर TOF का मतलब है tetralogy of Fallot. तो एक बच्चा है जो कि tetralogy of Fallot के साथ आया है और उसकी सिम्टम्स साइनोसिस है उसकी बॉडी में, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स है, और जब हम असेस कर रहे हैं तो हमें हार्श सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर साउंड मिल रहा है. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो सकती हैं? सो ऑप्शन से हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग एओर्टा एंड ऑल ऑफ द अबव. सो हियर द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि टोफ में 4 कंडीशन अकर होती है जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस भी अकर होती है और ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा भी अकर होती है. उसके अलावा लास्ट है हाइपरट्रोफी अकर होती है राइट वेंट्रिकल में. तो यहाँ पर वो नहीं लिखा, लेकिन तीनों जो इसमें आ जाती हैं कंडीशंस वो आ गई है. तो इन तीनों कंडीशन की वजह से हमें ये सारी सिम्टम्स मिलती है. दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टोफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a newborn presents with severe cyanosis and respiratory distress. Echocardiogram reveals transposition of great arteries यानी TGA. Then what is the characteristic feature of TGA? अब TGA में जो बच्चा है उसको साइनोसिस भी है, सिवियर वो भी, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है, और ECG शो कर रही है कि उस पेशेंट को TGA है. तो इसकी मोस्ट कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या हो सकती हैं? ऑप्शन ए, aorta arise from the right ventricle, pulmonary artery arise from the left ventricle, both A and B, neither A nor B. सो यहाँ पर राइट आंसर है हमारे पास सी, बोथ ए एंड बी. क्योंकि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या होता है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करती है, ट्रांसपोजिशन होती है. यानी बेसिकली जो एओर्टा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है, लेकिन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में एओर्टा राइट साइड से राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है. इट मीन्स ग्रेट आर्टरीज में ट्रांसपोजिशन हो गई है. सो दीज बोथ आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ TGA. नेक्स्ट, a child with tricuspid atresia presents with cyanosis, clubbing and harsh systolic murmur. Then what is the characteristic feature of tricuspid area? अब सिंपली हमने 3 क्वेश्चन जो है वो सोल्व किए हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब है ये सारी सिम्टम्स देख रहे हैं आप, और आपको ये भी पता है कि ये ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में ही अकर होते हैं, लेकिन किस वजह से होते हैं और ये क्यों अकर होते हैं, ये सारी सिम्टम्स हमें क्यों मिलती हैं, उनको हम बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्राइकस्पिड एट्रेजिया. सो ऑप्शन से एब्सेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ऑल ऑफ द अबव. सो हेयर द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में जो ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, तो उनको हम एब्सेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल बोलेंगे. और उसके अलावा उसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस अकर होती है ड्यू टू देयर इज़ नो ब्लड टू, जो कि एट्रियम है वहाँ से ब्लड नीचे वेंट्रिकल में नहीं आता, बिकॉज जो बीच में वॉल्स हैं उनमें स्टेनोसिस या फिर वो एब्सेंट हो गए हैं. तो जब ऊपर से ब्लड नहीं आएगा नीचे तो पल्मोनरी स्टेनोसिस भी यहाँ पर अकर होती है. और उसके अलावा जो हमें सिस्टोलिक मर्मर, हार्श सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है वो हमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से मिल रहा है. क्योंकि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं उस दौरान सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो इनिशिएट होता है. तो जब सिस्टोलिक फेज शुरू होता है उस दौरान हमें हार्श सिस्टोलिक मर्मर मिल रहे हैं,
बिकॉज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो मूव कर रहा है एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में. सो दैट्स वाई ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइकस्पिड एट्रेजिया. नेक्स्ट है हमारे पास, अ चाइल्ड विथ पल्मोनरी एट्रेजिया प्रेजेंट्स विथ सिवियर साइनोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पल्मोनरी एट्रेजिया. अब पल्मोनरी एट्रेजिया का मतलब है जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके जो वॉल्स हैं या तो वो एब्सेंट है या उनमें स्टेनोसिस है या फिर अगेन देयर इज अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है. सो हेयर द राइट आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ पर जस्ट पल्मोनरी एट्रेजिया की बात हो रही है, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया की बात नहीं हो रही. और यही पॉइंट है जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है. अगर ये सारे सिम्टम इसमें आ जाती तो ये ट्राइकस्पिड एट्रेजिया हो जाती. सो पल्मोनरी एट्रेजिया का मतलब होता है कोई चीज़ बंद हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए. तो पल्मोनरी के जो वेल्व्स होते हैं वो बंद होते हैं, बंद हो या फिर एब्सेंस हो, बात सेम ही है. दैट्स वाई एब्सेंस ऑफ पल्मोनरी वाल्व इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पल्मोनरी एट्रेजिया. अब पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है कि वो ब्लड को लेके जाए हार्ट की तरफ ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो. जब ये जो आर्टरी है ये ही ब्लॉक होगी तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में सीवियर साइनोसिस और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन इन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. अब साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में सर्जिकल इंटरवेंशन का प्राइमरी गोल क्या होता है. ऑप्शन से टू इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो यानी लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज करना, टू डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो डिक्रीज करना, और टू इम्प्रूव सिस्टमिक ब्लड फ्लो ओवरऑल बॉडी में जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करना, या फिर टू रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन. सो द राइट आंसर इज ए, टू इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो. अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाएं, ये साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है. साइनोटिक यानी पूरी बॉडी साइनोसिस हो गए, पूरी बॉडी में साइनोसिस अगर हुई. साइनोसिस क्यों होती है, जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती. ब्लड में ऑक्सीजन कब नहीं होगी, जब ब्लड लंग्स की तरफ नहीं जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. दैट्स वाई हमारा जो प्राइमरी गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है, जैसे कि जो बॉडी में साइनोसिस है वो डिक्रीज हो सके. सो द प्राइमरी गोल इज टू इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो. नेक्स्ट, a child with tetralogy of Fallot undergoes surgical repair, then what is the most common post operative complication. यानी जो एक बच्चा है जिसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट हुई थी और उसको हमने सर्जिकली रिपेयर कर दिया है. सर्जिकल रिपेयर यानी सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद में वो कौन सी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो ऑपरेशन के बाद हो सकती है. सो ऑप्शन है हमारे पास रेस्पिरेटरी फेल्यूर. अब रेस्पिरेटरी फेल्यूर क्यों होगा, क्योंकि हमने तो पूरा सेट कर लिया है ना सर्जरी करके, तो रेस्पिरेटरी फेल्यूर क्यों होगा. सेकंड है कार्डियक एरिथमियास, क्या ये हो सकते हैं. और ब्लीडिंग क्यों होगी, क्यों कोई यहाँ पर कट वगैरह तो नहीं, या फिर कोई होल तो नहीं, क्योंकि जो भी होल्स थे उसको हमने क्लोज कर लिया है. सो देयर इज़ नो एनी एक्स्ट्रा होल जहाँ से ब्लीडिंग हो. देन डी इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन. अगेन पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि सर्जिकली हमने सारे जो भी डिफेक्ट है उनको करेक्ट कर लिया है, तो नॉर्मल अमाउंट में जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाएगा, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी नहीं हो सकती. सो द राइट आंसर इज बी, कार्डियक एरिथमियास हो सकते हैं, क्योंकि न्यू ऑपरेशन हुई है तो उसके बाद हार्ट को सही से काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से कार्डियक एरिथमियास हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूबॉर्न विथ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज अंडरगोज एन एट्रियल स्विच ऑपरेशन. व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसीजर. अब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या होता है, जो दो आर्टरीज हैं वो अपनी एरिया यानी अपनी जो नॉर्मल उनकी लोकेशन होती है वहाँ से अलग होकर दूसरी जगह पर लग जाती हैं. यानी एओर्टा राइट वेंट्रिकल से अटैच होती है और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच होती है. तो इनको हमने सर्जिकली ठीक कर लिया है बाय द प्रोसीजर एट्रियल स्विच ऑपरेशन. ओके, सो इसका प्राइमरी बेनिफिट क्या है इस प्रोसीजर का. ऑप्शन ए, इम्प्रूव पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इम्प्रूव सिस्टमिक ब्लड फ्लो, रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, डी ऑल ऑफ द अबव. अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन तो कोई थी नहीं, तो ऑब्स्ट्रक्शन को हम किस तरह से रिलीव करेंगे. सो द राइट आंसर इज बी, इम्प्रूव्ड सिस्टमिक ब्लड फ्लो. ओके, बिकॉज इसमें क्या हो रहा था, जो पोजीशन थी वो चेंज हो रही थी. दैट्स वाई जो प्रेशर था राइट वेंट्रिकल में इतना प्रेशर नहीं होता, तो उतने प्रेशर से वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा कहाँ पे, पूरी बॉडी में. दैट्स वाई द प्राइमरी बेनिफिट इज टू इम्प्रूव सिस्टमिक ब्लड फ्लो. नेक्स्ट है हमारे पास, अ चाइल्ड विथ ट्राइकस्पिड एट्रेजिया अंडरगोज अ फोंटन
प्रोसीजर, देन व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ दिस प्रोसीजर। अब ट्राइकस्पिड एट्रेसिया में हम जो प्रोसीजर करते हैं उसका नाम होता है फोंटान प्रोसीजर। अब इसका प्राइमरी गोल क्या है? ऑप्शंस, टू इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, टू डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, टू इम्प्रूव सिस्टमिक सर्कुलेशन और टू रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन। सो हियर द राइट आंसर इज सी, टू इम्प्रूव सिस्टमिक ब्लड फ्लो। Next है question number 10. A child with pulmonary atresia undergoes a Belaloc tossing shunt. What is the primary benefit of this procedure? अब इस procedure का primary benefit क्या हो सकता है पल्मोनरी एट्रेजिया वाले पेशेंट के लिए? सो ऑप्शन से टू इम्प्रूव पल्मोनरी ब्लड फ्लो, टू इम्प्रूव सिस्टमिक ब्लड फ्लो, रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव। सो ईजी है। पल्मोनरी एट्रेजिया में क्या होता है, ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ नहीं जा पाता। सो यहाँ पर हमारा प्राइमरी बेनिफिट क्या होगा इस प्रोसीजर को करने के लिए? ऑप्शन ए, इम्प्रूव्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फाइंडिंग टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। अब यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जिससे वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट को फाइंड करता है? सो ऑप्शन है राइट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज सी। हमने पहले डिस्कस किया कि टोफ में 4 कंडीशन अकर होती है जिसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है और पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है। तो राइट एक्सिस और लेफ्ट एक्सिस इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं तो उसमें हमें राइट वेंट्रिकुलर इनलार्ज मिलता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12. A child with transposition of great arteries presents with severe cyanosis. Then what is the most appropriate initial management? अब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज वाला बच्चा है, उसको सीवियर साइनोसिस है, तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? बाद वाले तो सर्जरी होती है, लेकिन पहले सर्जरी से पहले हमने उनके सिम्टम को किस तरह से मैनेज करना है? ऑप्शन से ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन ई इन्फ्यूजन और इमरजेंसी सर्जिकल इंटरवेंशन। सो सर्जरी हम बाद में करते हैं, पहले हम उस बच्चे की सिम्टम्स को ठीक करते हैं, क्योंकि हम पहले सिम्टम्स को ठीक नहीं करेंगे और डायरेक्ट सर्जरी करेंगे तो वो बच्चा जो है उसकी एक्सपायर हो सकता है। सो हेयर द राइट आंसर इज सी, प्रोस्टाग्लैंडिन ई इन्फ्यूजन। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई इन्फ्यूजन है इसका काम होता है कि ये एक तो हार्ट का वर्कलोड डिक्रीज़ करता है और उसके अलावा जो डक्टस है यानी जो होल प्रेजेंट होता है एओर्टा और उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी में उसको क्लोज नहीं होने देता। उसका ये फ़ायदा है कि जो ब्लड लंग से जा रहा है प्यूरिफाई होने के लिए, वहाँ से जो थोड़ा ब्लड है वो एओर्टा में चला जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा इसका फ़ायदा है। यानी साइनोसिस जो है वो हम इस तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय गिविंग प्रोस्टाग्लैंडिन ई इन्फ्यूजन, जो कि उस होल को क्लोज नहीं होने देगा जब तक हम सर्जरी ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ साइनोसिस इन ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। अब ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में साइनोसिस का प्राइमरी जो काज है वो क्या है? ऑप्शंस, रिड्यूस पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, राइट टू लेफ्ट शंटिंग, लेफ्ट टू राइट शंटिंग। अब आप अपना कंसेप्ट लगाएं, बॉडी में साइनोसिस क्यों हो सकती है, उसका प्राइमरी काज क्यों हो सकता है? द राइट आंसर इज सी, राइट टू लेफ्ट शंटिंग। अब आप बहुत लोगों ने यही सोचा होगा कि लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो कम जाएगा। अब लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो क्यों कम जाएगा ये भी तो आप सोचिए। यहाँ पर क्या होता है, ट्राइकस्पिड कहाँ पर होता है वॉल्स? ट्राइकस्पिड वेल्स प्रेजेंट होते हैं राइट वेंट्रिकल्स में। अब अगर वहाँ पर एट्रेजिया हो गई है तो जो ब्लड है और बीच में सेप्टल डिफेक्ट भी है, तो जो ब्लड है एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल का जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड की शंटिंग होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होती है, जिसकी वजह से सारा ब्लड लेफ्ट साइड चला जाता है और लंग्स की तरफ ब्लड जाता ही नहीं है। तो जो प्राइमरी काज है वो है राइट टू लेफ्ट शंटिंग, क्योंकि हमने ये भी अपने वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो साइनोसिस या फिर साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं उनमें जो शंटिंग होती है ब्लड की वो राइट टू लेफ्ट होती है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड लंग्स की तरफ नहीं जाता, पूरी बॉडी में चला जाता है। और एसाइनोटिक में क्या होता है, एसाइनोटिक में लेफ्ट से राइट की तरफ यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड की शंटिंग होती है, जिसकी वजह से जो बहुत सारा ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है, प्यूरिफाई भी होता है, ऑक्सीजन भी उसको उसमें अंदर मिलती है, जिसकी वजह से उस कंडीशन की वजह से बॉडी में साइनोसिस अकर नहीं होती। ओके, सो द प्राइमरी काज इज राइट टू लेफ्ट शंटिंग।
नेक्स्ट है अ चाइल्ड विथ पल्मोनरी एट्रेजिया अंडरगोज अ सर्जिकल प्रोसीजर, देन व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोसीजर। अब पल्मोनरी एट्रेजिया वाला बच्चा जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जा रहा है, तो उसका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए। ऑप्शंस: टू रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन, टू इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, टू डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, टू इम्प्रूव सिस्टमिक ब्लड फ्लो। अब यहाँ पर पल्मोनरी एट्रेजिया आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ओके, सो इसका राइट आंसर है टू रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, इसका प्राइमरी जो गोल है, प्रोसीजर का प्राइमरी गोल जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है, क्योंकि प्रोसीजर हम किस लिए करते हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पल्मोनरी एट्रेजिया में होता ही ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एब्स्टेन एनोमली। अब एब्स्टेन एनोमली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ऑप्शन से ट्राइकस्पिड वेल्व एब्नॉर्मलिटी, पल्मोनरी वेल्व एब्नॉर्मलिटी, माइट्रल वेल्व एब्नॉर्मलिटी और एओर्टिक वेल्व एब्नॉर्मलिटी। सो द राइट आंसर इज ए, ट्राइकस्पिड वेल्व एब्नॉर्मलिटी। नेक्स्ट, a child with tetralogy of Fallot presents with sudden increase in cyanosis, then what is the most likely cause। अब जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट वाला बच्चा है, सडनली उसमें साइनोसिस उसकी बॉडी में इंक्रीज हो रही है, तो उसका काज क्या हो सकता है। ऑप्शंस: पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्लोजर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्लोजर और राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। सो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्लोज हो जाए तो उसकी वजह से भी वो तो अच्छी बात है ना, वो क्लोज हो जाएंगे तो कोई मसला जो है, हमारा जो मसला है वो डिक्रीज़ हो सकता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी अगर क्लोज हो जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो हम क्लोज करना चाहते थे, तो इन दोनों की वजह से तो नहीं हो सकती। तो राइट आंसर इज डी, राइट वेंट्रिकुलर का जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है, यानी राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो ब्लड जो है वो कहाँ पर, लंग्स की तरफ नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से सडनली बॉडी में साइनोसिस अकर हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ग्लेन प्रोसीजर इन द मैनेजमेंट ऑफ साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। अब ग्लेन प्रोसीजर का प्राइमरी बेनिफिट क्या है। ऑप्शन से इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इंप्रूव सिस्टमिक ब्लड फ्लो और रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो द राइट आंसर इज सी, इम्प्रूव्ड सिस्टमिक ब्लड फ्लो। ओके, नेक्स्ट है a child with tricuspid atresia undergoes a Fontan procedure, then what is the primary goal of procedure। so I think again ये repeat हो गया है tricuspid atresia वाला। so इसका right answer है to improve systemic blood flow। next है हमारे पास what is the characteristic feature of total anomalous pulmonary venous return। अब ये भी एक कंडीशन है जो साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट में आ जाती है। so इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न की, इसका क्या मतलब है। सो ऑप्शन से हमारे पास एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी वेन्स एंड लेफ्ट एट्रियम, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी वेन्स एंड राइट एट्रियम, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वेना केवा और एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन वेन्स एंड इन्फीरियर वेना केवा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, वो अपनी उनकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है, यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल से उसको अटैच होना चाहिए, लेकिन वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जगह दूसरी जगह पर अटैच हो जाती है एबनॉर्मली, जिसकी वजह से बॉडी में साइनोसिस अकर होती है। सो द राइट आंसर इज बी, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी वेन्स एंड राइट एट्रियम, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से अगर वो अटैच हो तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो लेफ्ट से ही तो होती हैं। उसके अलावा सुपीरियर वेना केवा से नहीं हो सकती, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा से हो रही है तो फिर से वो वापस प्यूरीफाई होने के लिए जाएगी। तो उसका जो राइट आंसर है वो ये है कि जो पल्मोनरी वेन्स है वो एबनॉर्मली राइट एट्रियम से जाकर अटैच हो जाती है, जिससे वो मिक्स हो जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। नेक्स्ट है हमारे पास a child with pulmonary atresia presents with severe cyanosis and respiratory distress, then what is the most appropriate initial management। so oxygen therapy, mechanical ventilation, prostaglandin E infusion or emergency surgical intervention। so the right answer is C, prostaglandin E1 infusion। ये क्या करता है, होल को ओपन रखता है ताकि जो ब्लड है वो मिक्स हो जाए और जो बेबी है वो ज़्यादा साइनोस ना हो। Okay, so thanks for watching. This was whole about cyanotic congenital heart defect MCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के MCQs को। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।